तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। इतिहास की किताबों में, कहानियों में एक नाम हमने और आपने न जाने कितनी बार सुना है, सोने की चिड़िया। राइट। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भारत की उस अकल्पनीय दौलत और भव्यता का प्रतीक है जिसके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस नाम के पीछे की असली कहानी क्या है? आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम कुछ ऐसे फैक्ट्स और आंकड़ों को डिकोड करेंगे जो बताएंगे कि आखिर ये उपाधि हमें क्यों मिली थी, और सच में इतना सारा सोना इस इलाके में आया कहाँ से। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक मिस्ट्री है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच है। दुनिया भर में अगर आप सोने के उत्पादन के आंकड़े देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा सोने की खदानें तो अफ्रीका में हैं। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो अफ्रीका हमेशा से सोने के खनन का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर खदानें अफ्रीका या बाकी दुनिया में थीं, तो भाई सोने की चिड़िया का खिताब भारत के पास कैसे आ गया? है ना कमाल का सवाल। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोने के प्रारंभिक इतिहास की, यानी अर्ली हिस्ट्री ऑफ गोल्ड। हमारे भारत की दौलत को समझने से पहले जरा इस धातु के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। आखिर इस पीले धातु में ऐसा क्या जादू था जिसने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 5,500 साल पहले मिस्र में पहली बार सोने की खोज की गई थी। साइंस और आर्कियोलॉजी के हिसाब से तांबे के साथ साथ सोना इंसानों द्वारा खोजी गई सबसे पुरानी धातुओं में से एक है। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जब ये पहली बार मिला ना, तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं थी। लोगों ने शुरुआत में इसे लिटरली सिर्फ एक आम चमकदार पत्थर ही समझा था। तो फिर एक आम सा पत्थर दुनिया की सबसे कीमती चीज कैसे बन गया? इसका राज छिपा है इसकी खूबियों में। जैसे जैसे वक्त बीता, इंसानों को समझ आया कि अरे, इस धातु में तो कभी जंग ही नहीं लगती। इसे पिघलाकर बहुत आसानी से कोई भी आकार दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी चमक। इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, यह हमेशा बरकरार रहती है। और बस इन्हीं सब खूबियों ने इसे एक साधारण धातु से उठाकर हमेशा के लिए विलासिता और अमरता का प्रतीक बना दिया। और सोने के इस अमर होने की बात पर जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। एक बहुत ही क्रेजी फैक्ट ये है कि पिछले 5000 सालों में इंसानों ने खदानों से जितना भी सोना निकाला है ना, वो आज भी नष्ट नहीं हुआ है। जी हाँ, वो सारा का सारा सोना आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, चाहे वो आपके गहने हों, पुराने सिक्के हों या बैंक में रखे बिस्कुट, सर्कुलेशन में मौजूद है। यही अमरता तो सोने को इतना खास और डिमांड में रखती है। अब जब हमने सोने का ग्लोबल इतिहास समझ लिया है, तो आइए वापस अपने देश चलते हैं। बात करते हैं भारत में सोने के इतिहास की। अगर हम इतिहास की कड़ियों को जोड़ें, तो जहां एक तरफ 5500 साल पहले मिस्र में सोना मिला था, वहीं भारत में भी इसका इतिहास काफी पुराना है। करीब 200 ईस्वी तक भारत में लोकल लेवल पर सोने का खनन शुरू हो चुका था। और आगे चलकर यही वो जमा की गई बेहिसाब दौलत थी जिसने सदियों बाद 1739 जैसी तारीखों में बड़े बड़े विदेशी आक्रमणकारियों को भारत की तरफ चुंबक की तरह खींच लिया। अगर हम भारत में माइनिंग के सबसे पुराने सबूतों की बात करें, तो कर्नाटक की रायचूर खदान का नाम सबसे ऊपर आता है। कार्बन डेटिंग से ये साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि ये खदान लगभग 1800 साल पुरानी है। मतलब 200 ईस्वी के आसपास यहाँ से बकायदा सोना निकाला जा रहा था। बाय द वे, आज भी कर्नाटक पूरे देश में सबसे ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने वाला राज्य है। लेकिन एक सेकेंड, सिर्फ इस लोकल माइनिंग से इतनी विशाल संपत्ति खड़ी नहीं हो सकती थी कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाए। तो फिर असल कहानी क्या है? इस संपत्ति का असली स्केल समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां इस खजाने की भयंकर लूट मची थी, यानी सोने की बड़ी लूट। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 1 लाख। ये नंबर मुगल काल की भव्यता को एकदम परफेक्टली बयां करता है। शाहजहां ने जो मशहूर तख्ते तौस बनवाया था ना, जिसे हम पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन भी कहते हैं, उसमें पता है कितना सोना लगा था? पूरे 1 लाख तोला सोना। आज के टाइम में इतने सोने की कीमत कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। और ये इतना सारा सोना सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी यानी एक सिंहासन को बनाने में इस्तेमाल हुआ था। ये इस बात का सीधा सबूत है कि उस वक्त देश में कितनी अकल्पनीय दौलत मौजूद थी। और ये फैक्ट तो शायद आपके होश ही उड़ा दे। क्या आपने कभी सोने के ताजमहल के बारे में सोचा है?
ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मुगल काल में भारत के पास इतना इतना ज्यादा सोना था कि शाहजहां ने शुरुआत में ताजमहल को सफेद संगमरमर की जगह पूरी तरह से ठोस सोने का बनवाने के बारे में सोचा था। बस इस एक विचार से ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस जमाने में भारत की इकोनॉमी किस लेवल पर थी। जाहिर है जहां इतनी दौलत होगी वहां लुटेरे तो आएंगे ही। इसी सोने की चमक ने 1739 में पर्सिया यानी आज के ईरान के शासक नादिर शाह को दिल्ली खींच लिया। नादिर शाह ने दिल्ली में जो लूट मचाई उसका स्केल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने इतना खजाना लूटा कि जब वो वापस ईरान गया तो उसे अपने देश के नागरिकों का टैक्स पूरे 3 साल के लिए माफ करना पड़ा। मतलब जरा सोचिए, एक शहर की लूट से एक पूरा का पूरा साम्राज्य लगातार 3 साल तक टैक्स फ्री हो गया। तो इतनी भयंकर लूट और अथाह संपत्ति के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, सोने की चिड़िया का असली सच क्या है? अगर हमारी खदानें लिमिटेड थीं, तो 1 लाख तोले का सिंहासन और सोने का ताजमहल बनवाने लायक खजाना आखिर आया कहां से? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट जमीन के नीचे नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर छिपा था। जी हां, व्यापार। भारत ने ये अपार संपत्ति खदानों से खोद कर नहीं निकाली थी, बल्कि अपने शानदार व्यापार से कमाई थी। उस वक्त भारत दुनिया भर में बेहतरीन क्वालिटी के मसालों, रेशम और सूती कपड़ों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। पूरी दुनिया को हमारे प्रोडक्ट्स की लत थी और इसके बदले में वो हमें क्या देते थे? सोना और चांदी। और बस इसी व्यापार के जरिए दुनिया भर का सोना नदियों की तरह बहकर हमारे उपमहाद्वीप में आकर जमा हो गया। अब एक और दिलचस्प सवाल, व्यापार से कमाया हुआ ये सारा सोना आखिर रखा कहाँ जाता था? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे प्राचीन मंदिरों के खजाने में। उस दौर में हमारे प्राचीन धार्मिक संस्थान और बड़े बड़े मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे, बल्कि वो देश की दौलत के सबसे सुरक्षित बैंक हुआ करते थे। गुजरात का सोमनाथ मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी बेशुमार दौलत की वजह से उसे बार बार विदेशी आक्रमणों और लूट का शिकार होना पड़ा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं, तो 2011 को याद कीजिए। जब केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बंद तहखानों को खोला गया, तो अंदर जो खजाना निकला उसने पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली छोड़ दी। वहां से मिले खजाने का वॉल्यूम इतना बड़ा था कि उसका अनुमानित मूल्य केरल राज्य के पूरे सालाना बजट से भी कई गुना ज्यादा था। और ये सिर्फ एक मंदिर के कुछ तहखानों की बात है। इससे ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि व्यापार के जरिए कमाया गया वो ऐतिहासिक खजाना कोई हवाई बात या मिथक नहीं था, बल्कि एक ठोस हकीकत थी। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर सिर्फ व्यापार से आया हुआ इतना सारा सोना आज भी हमारे एक मंदिर के तहखाने में सुरक्षित मिल सकता है, तो जरा सोचिए पूरे देश में ऐसे कितने और प्राचीन मंदिर, किले और ऐतिहासिक इमारतें होंगी जिनकी गहराइयों में सोने की चिड़िया का बेहिसाब खजाना आज भी खामोशी से अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। इतिहास के पन्नों में अभी कितने राज दबे हैं, ये सोचना ही अपने आप में कितना रोमांचक है ना?